अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स 9th क्लास फेडरल बोर्ड की जो नई बुक आई है उसका पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने लगे हैं जी। एक्सरसाइज 1.1 है जी। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो नंबर लाइन के मुतालिक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये नंबर लाइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। जिन बच्चों को नंबर लाइन का कंसेप्ट आता है वो तो इसको छोड़ के आगे क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। जिनको नहीं आता तो वो पहले ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट सीख लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो नंबर लाइन क्या होती है जी। कहता है जी, वी यूज़ अ नंबर लाइन टू विजुलाइज रियल नंबर्स एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। यानी हम नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर को ज़ाहिर करते हैं जी। देखें, ये इस तरह की एक लाइन होती है, ठीक है जी। इसके ऊपर हम रियल नंबर को ज़ाहिर करते हैं। अब रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सारे आ जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, पॉइंट के बगैर वाले भी, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं सिवाय कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक है जी। तो इस नंबर लाइन की खुसूसियत ये है कि इसके जो सेंटर में ज़ीरो होता है जी, और इसके दाएं तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यानी इधर मैं इतने फासले पर 1 लिख लेता हूँ, सेम इतने ही फासले पर आपने इधर 2 ड्रा करना है, सेम इतनी फासले पर फिर आप लोगों ने इधर 3 ड्रा करना है। तो इस तरह 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पॉजिटिव नंबर हम इस लाइन के ऊपर ड्रा करते रहते हैं। ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर ड्रा करते हैं जी। तो पहले इधर ज़ीरो से पीछे -1 आता है नेगेटिव नंबर, फिर -2 आता है जी। फासला सेम होना चाहिए दो नंबर के दरमियान, फिर -3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह नेगेटिव साइड पर हम नंबर्स आगे ड्रा करते जाते हैं, -4 -5 अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी तक। ज़ीरो के दाएं तरफ जितने भी नंबर होंगे वो सारे हम पॉजिटिव ड्रा करते हैं, और ज़ीरो के बाएं तरफ लेफ्ट साइड पर जितने भी हैं हम नेगेटिव नंबर ड्रा करते हैं, ठीक है जी। अब ज़रूरी नहीं कि हम ज़ीरो के इधर सेंटर भी रखें, जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम ज़ीरो को रख के उस साइड वाला नंबर हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे अब मैंने 7 को ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ जी, इधर शुरू में ज़ीरो को लिख लेता हूँ, ठीक है जी। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो मैंने 7 यहाँ पर ड्रा कर लिया, ये नंबर 7 इस जगह पर आता है रियल लाइन के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरह आप कोई भी नंबर जो है ना, रियल नंबर जो है उसको रियल नंबर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इस रियल लाइन नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसके ऊपर रियल नंबर को ड्रा कर रहे होते हैं, तो इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं। नंबर लाइन और रियल लाइन एक ही बात है, ठीक हो गया जी। और देखें, ये 0 से 1 तक ये जो फासला है ना, ये 1 यूनिट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 से लेकर 2 तक ये जो फासला है ये भी 1 यूनिट कहलाएगा, ठीक है। और ये फासला सेम होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो 0 और 1 के दरमियान भी बहुत सारे अदाद हैं, ठीक है, उनको भी हम इस रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने 0.5 को ड्रा करना है जी, ठीक है। तो देखिए मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन उठाता हूँ, इसका ये वाला पोर्शन सिर्फ, ठीक है जी। यानी इधर 0 है और इधर 1 है, ठीक है जी। मैंने 0.5 ड्रा करना है ना, तो देखो 0 और 1 के हम 10 पार्ट्स कर लेते हैं जी। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और आगे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखें ये 0.1 है पहला,
ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है और ये 0.5 है। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड अदद है 0.5 रियल लाइन के ऊपर जो हमने ड्रा करना था। ठीक है, तो इस तरह इनके बीच में भी जो रियल नंबर्स हैं उनको भी हम इस रियल लाइन के ऊपर इजीली ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर ड्रा करना हो और कोई पॉइंट वाला नंबर ड्रा करना हो, ठीक है, जैसे आप देखें -1 और -2 के बीच में, ठीक है, हमने कोई नंबर ड्रा करना है, मिसाल तौर पर -1.7 ड्रा करना है। तो मैं इस पोर्शन को इधर नीचे अलग लिख लेता हूँ जी। इधर -2 था और इधर -1 था। ठीक है जी, तो देखें नेगेटिव नंबर पर अब ये -1 है ना, तो इसके लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो ये -1.1 आएगा जी। इसी तरह आगे जाएं तो -1.2 आएगा, फिर -1.3, -1.4, -1.5, ठीक है जी, -1.6, -1.7, -1.8, -1.9 और आगे -2 आ जाएगा। हमने -1.7 ड्रा करना था जी, तो देखें ये -1.5 ये वाला है जी, फिर -1.6 और फिर आखिर में -1.7 आ जाएगा जी। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को हम इस तरह ड्रा करेंगे इस रियल लाइन के ऊपर। बाकी कंसेप्ट जो है ना आप लोगों को इंशाल्लाह क्वेश्चंस में क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को मैं दे देता हूँ रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जी। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की शेप में लिखा जा सके और पी और क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हों और क्यू ज़ीरो की इक्वल ना हो। पहले मैं ये डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। ठीक है जी, तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सके और पी और क्यू जो है ना सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जेड में से बिलोंग करते हों और ये डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा तो ये नंबर अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्यू को ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसकी एक मिसाल है जी। अच्छा, पहले सेट जेड लिख लेते हैं जी। जेड सेट जो होता है सेट ऑफ इंटीजर, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सारे आ जाते हैं जी। 0 +, -1 +, -2 +, -3 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी। अब इसकी एग्जांपल है जी 2/3। ये एक रेशनल नंबर है, क्यों, इसमें 2 भी सेट जेड में से बिलोंग कर रहा है। देखो ये 2 यहाँ पर है। इस तरह ये जो 3 है ये भी सेट जेड में से बिलोंग कर रहा है। तो 2/3 बट्टी की शक्ल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, पी ओवर क्यू की शेप में, और इसमें जो ये डिनोमिनेटर है ये भी ज़ीरो की इक्वल नहीं है। तो इससे पता चला कि ये नंबर भी क्या है जी, रेशनल नंबर है, बिलोंग टू क्यू। क्यू रेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स है। ठीक है जी, इसी तरह -6/7 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी -6 और 7 दोनों जेड में से बिलोंग कर रहे हैं और ये पी ओवर क्यू की शक्ल में भी लिखा हुआ है। इसी तरह 4, सिंपल जो 4 होता है इसको भी हम लिख सकते हैं ना 4/1। ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर है जी। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है जी। लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ जी √3/2। अब देखो ये भी वैसे बट्टी की शक्ल में लिखा हुआ है ना, √3 भी और 2 भी बट्टी की शक्ल में है, लेकिन इसमें जो ये न्यूमरेटर वाली रकम में √3 ये सेट जेड में से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये हमारे पास रेशनल नंबर्स नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू क्यू। ये रेशनल नंबर तब होता जब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों
सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो सिंपली इसी तरह अगर लिखा होता है जी इसके रूट ऑफ 2, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, हालांकि आप तो कह सकते थे जी इसको बट्टा 1 करके बट्टे की शक्ल में लिख लिया है, लेकिन बट्टे की शक्ल में लिख तो लिया है, लेकिन इसमें जो न्यूमरेटर है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, जेड में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, जिनको पी और क्यू की शेप में ना लिखा जा सके, रेशनल नंबर्स ना हो, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, और इर्रेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम की शेप में लिखते हैं जी। इर्रेशनल नंबर का सिंबल है क्यू प्राइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इर्रेशनल नंबर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू। ठीक है जी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो उनको हम कहेंगे जी इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को उर्दू में नाते के दाद कहते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को उर्दू में गैर नाते के दाद कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये नीचे जितने भी नंबर दिए हुए हैं इन सब को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो पहला क्वेश्चन है जी 3/4। देखें अब ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया है, तो इसको हम पॉइंट में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। पॉइंट में इस वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइन के ऊपर इसकी एग्जैक्ट प्लेस क्या है, यानी इसको कहाँ पर हमने ड्रा करना है। ठीक है। अब ये बट्टे की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन ना हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसको रियल लाइन के ऊपर कहाँ पर ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमें इसको पॉइंट की शेप में लेकर आना होगा। तो उसके लिए हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा जी। डिवीजन का सिंबल डालें, डिनोमिनेटर डिवीजन से बाहर आता है जी हमेशा, और न्यूमरेटर डिवीजन के अंदर आता है। ठीक है जी। अब 4 का टेबल 3 पर तो नहीं जा सकता, तो हम इशारिया ऐड करेंगे जी, 0 का इजाफा करेंगे, 30 हो गया, तो 4 7 आर 28 होता है। ठीक है जी। 30 में से 28 निकाले 2, बाकी बच गया। ठीक है। अब फिर एक 0 का इजाफा करो और यही 0 हम नीचे भी ले आएंगे। अब 4 5 आर 20। ठीक है। 20 में से 20 निकालें, 0 बाई क्या है, क्रॉस लगा दें, तो ये 0.75 की इक्वल है जी 3/4। 0.75। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, तो मैं नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो पहले इधर 0 लिख देते हैं जी, इधर 1 आ जाएगा जी, इधर 2 आ जाएगा। हमने तो 0.75 ड्रा करना है, तो सबसे पहले हमें 0.7 ड्रा करना पड़ेगा। तो 0 और 1 के 10 पार्ट्स करने हैं जी, हमने 10 पार्ट्स करने हैं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 और 0.9। तो देखो 0.7 कहाँ पर बनता है जी, यहाँ पर जी, ये 0.5 है, 0.6 है और ये 0.7। तो ये नंबर हमारे पास 0.7 आया है अभी। ठीक है जी। हमने तो 0.75 ड्रा करना है। तो देखें 0.75 से मुराद क्या है कि ये 0.7 और 0.8 के दरमियान जो अदद आएगा ना वो 0.75 होगा। ठीक है। यानी जो ये अगला 5 लिखा हुआ है ना, इससे मुराद क्या है कि 0.7 और 0.8 के 10 पार्ट्स करने हैं, और उनमें से जो 5वां पार्ट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है जी। फिर एक बार सुन लें, हमने 0.75 को ड्रा करना है, तो ये 0.7 था हमारे पास। ठीक है जी। और ये 0.8 है।
तो इन दोनों के दोबारा 10 पार्ट्स हमने करने हैं। मैं इधर अलग इसको ड्रा करके भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारे पास 0.7 है और ये हमारे पास 0.8 है। तो इसके मज़ीद आपने 10 पार्ट्स करने हैं जी। 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79 और 0.8। तो इधर सेंटर में जो वैल्यू है ये वाली होगी 0.75। ठीक हो गया। तो इसी को अगर हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें तो ये देखो, ये 0.7 और 0.8 के जो बीच में जो लाइन होगी ना, ठीक है, इसको हम कहेंगे जी 0.75। ठीक हो गया जी। तो इस तरह नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी -1.3। तो इसको भी नंबर लाइन पर ड्रा करने से पहले हमें इसको भी पॉइंट में लेकर आना होगा। तो डिवाइड कर देते हैं जी। 3 डिवीजन से बाहर आएगा और 1 अंदर। अब 3 का टेबल 1 पर नहीं जा सकता तो मैं पॉइंट लगाऊंगा जी। इधर भी 0 का इजाफा करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 होता है जी। 10 में से 9 माइनस करें 1, फिर 0 का ऐड इजाफा करें, फिर 0 लगाएं तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। तो ये इस तरह आगे रिपीट होती जाएंगी वैल्यू। तो हम इसको मज़ीद आगे नहीं लेकर जाते, हम इसको सिर्फ 0.3 तक ही कंसिडर कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है जी। तो ये जो माइनस था ना, तो माइनस ही तरह रहेगा और 1/3 का आंसर आया है जी 0.3। ये आगे मज़ीद जाता है लेकिन हम इसको मज़ीद नहीं लिखते अपनी आसानी के लिए। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है जी। तो देखें, मैं 0 इधर ड्रा कर लूँ क्योंकि ये नेगेटिव अदद है तो 0 के लेफ़्ट साइड पर आएगा। तो इस वजह से मैं 0 यहाँ पर लिखता हूँ और -1 यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह ये आगे जाएँ तो इतनी फासले पर ये -2 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आप लोगों ने सेम रखना है जी, ये ध्यान में रखना है। अब 0 और -1 के दरमियान हमने ये अदद -0.3 ड्रा करना है। ठीक है जी। तो ये 0 है जी, इसके लेफ़्ट साइड पर आए हैं तो ये -0.1 बन जाएगा। ठीक है। फिर -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और -1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने डिस्टेंस सेम रखना है। यहाँ पर मुझसे तो ये सेम नहीं आया, लेकिन आपने इन दोनों लाइनों के दरमियान फासला सेम रखना होगा। ठीक है। तो -0.1, -0.2 और -0.3 वो वाला नंबर है जी जिसको हमने ये लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया है -0.3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। 4 all 1/2। ठीक है। ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आ गई है जी, 4 all 1/2। तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट में। तो उससे पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो। मैं इधर भी लिख भी देता हूँ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी होती है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो। ठीक है। तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी 5/9 अब 9 5 से बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप लोग किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। तो उसका तरीक़ाकार क्या है जी? ये जो 2 है, 2 ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8। ठीक है। और ये जो 1 है इसमें ऐड हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। 8 + 1 9 हो गया जी, 9 डिवाइडेड बाई 2। तो आप 9 डिवाइडेड बाई 2 करें ना जी, इसको डिवाइड करें, 2 बाहर आएगा और 9 डिवीजन के अंदर आएगा।
और 2 4 आर 8। 9 में से 8 निकालें, 1 बच गया, पॉइंट लगाएं, 0 का इजाफा करेंगे जी, और 2 5 आर 10। ठीक है जी, तो ये 4.5 आ जाता है जी 9/2। अब इस 4.5 को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो देखें, इधर मैं 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1, फिर इतनी फासले पर 2, इतनी फासले पर 3, और इतनी फासले पर 4, और इतनी फासले पर 5 आ जाएगा। हमने 4.5 को ड्रा करना है। तो देखो ये 4 और 5 के बीच में आएगा। 0.5 से मुराद हाफ होता है ना, तो हम 4 और 5 का हाफ तकरीबन यहाँ पर बनता है। हाँ जी, तो ये 4.5 आ जाएगा, यानी ये 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है, ये 4.4 है, और ये 4.5 आ जाएगा। इसी तरह 4.6 7 8 9 आगे 5 आ जाता है। ठीक है जी, तो इसको इस तरह 4.5 को हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, माइनस के रूट ऑफ 8। तो ये आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं जी अपनी आसानी के लिए। तो मैं भी कैलकुलेटर से, तो ये देखें, ये 8 का स्क्वायर रूट लिए तो 2.8 अप्रॉक्सीमेट करें तो ये 2.8 आ जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम लिखेंगे जी -2.8। अब इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है जी। तो ये 0 इधर, ये -1, ये -2 इधर आ जाएगा जी, और ये -3। -2.8 ड्रा करना है तो ये -2 और -3 के बीच में आएगा। -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 और -2.8। तो ये जी यहाँ पर हम इसको ड्रा कर देंगे जी -2.8 को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसके रूट ऑफ 8। ये आप लोगों ने ख़ुद करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये 0 के दाएं तरफ आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 2.8। तो आपने सिंपली जो है ना 2.8 को इस रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर देना है। मैं इसका छठा पार्ट करवा देता हूँ। -4 ऑल 1/2। तो ये इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आर 8, साथ माइनस है तो -8 आ जाएगा जी, और ये 1 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह रहेगा। ठीक है, अब -8 + 1 इसका आंसर क्या आता है। देखो, जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए कि किसी एक अदद के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो, उनको सॉल्व करना हो, तो आप लोगों ने उनको हमेशा माइनस करना है। ठीक है, तो 8 में से 1 निकालें 7। ठीक है, बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी हमेशा वो लगेगी। 8 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -7। तो -8 + 1 कितने हो गए जी, -7, -7/2। ठीक है, तो अब 7/2 को मैं कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर लेता हूँ जी। 7/2 3.5 आंसर आता है, साथ माइनस है तो -3.5। ठीक है जी, अब इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है जी। यहाँ पर 0 आ जाएगा, -1 -2 -3, और आगे इसको लेकर जाएं तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये -3.5 -3 और -4 के सेंटर में होगा। ठीक है, तो
ये हमने इसको ड्रा कर दिया यहाँ पर, सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये, ठीक है, उसमें माइनस था इसमें प्लस है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, ठीक है जी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/8 करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 -7/8। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से जी। 7/8 तो 0.875 आया है, तो मैं 0.8 ही लिख लेता हूँ इसको, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये -0.8 ही होगा, ठीक है जी। तो नंबर लाइन को ड्रा करते हैं जी, ये 0 होगा और ये -1, इस तरह आगे -2 आ जाएगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो -0.8 ड्रा करना है, तो हम ड्रा करते हैं जी -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7 और -0.8, ठीक है। तो ये हमने ड्रा कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये इसका पहला क्वेश्चन था जी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ दैट जस्टिफाइज, ठीक है जी। ये नीचे कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, इनमें जो जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो हम लोगों ने बतानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसमें कहता है 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 इज इक्वल टू y-2। तो इसमें देखें तो ये जो 1 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 और वो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी अदद से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पहले का आंसर होगा जी अब इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मुराद क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है जो किसी भी अदद के साथ, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में फ़र्क नहीं आता। अब मिसाल के तौर पर 1 जो है जी, वो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 2 ही आएगा। तो देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2 ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे पता चला कि ये जो 1 है ये क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है जो किसी भी अदद के साथ जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके आंसर में फ़र्क नहीं आता, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। अब देखो यहाँ पर 0.2 × 5 इज इक्वल टू 1 है। अब 0.2 को अगर हम इस इशारे को ख़त्म करें तो क्या आएगा जी, 2 इसी तरह लिखें, इशारे की जगह 1 आ जाएगा और 2 की जगह 0। तो 2/10 × 5 इज इक्वल टू 1 हो गया जी। अब 2/10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, 2 1s are 2 और 2 5s are 10, यानी 1/5 × 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जी वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। कौन सी है जी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ये जो 1/5 है ये इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद यानी जौन सा भी अदद है उसका उलट अदद ले ले, ठीक है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब मिसाल के तौर पर ये 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/5, यानी उसका उलट अदद है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये सही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम किया है? तो किसी अदद को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये अदद एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूँ, 2 है जी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/2,
ठीक है, यानी 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएं ना तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इससे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है। इसी तरह 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 है और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वो यूज़ हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से मुराद क्या है? देखो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है ना, एक x+2 है और एक y है, ये दोनों ऐड हो रही हैं। राइट हैंड साइड पर देखो तो यही दोनों ऐड हो रही हैं लेकिन उनकी जगह तब्दील हुई हुई है। ठीक है, और दरमियान में सिंबल क्या यूज़ हो रहा है? प्लस का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कहती है कि दो अदद या दो एक्सप्रेशन आपस में ऐड हो रही हों और अगर उनकी जगह तब्दील कर दें तो फिर भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 + 3 है तो उसका आंसर क्या आता है? 5। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 3 + 2 करें तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों की जगह तब्दील कर दी तो आंसर में फ़र्क नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जी वो है जी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से मुराद क्या है जी? यानी देखो हमारे पास ये अदद है जी -3b। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा +3b, यानी इसका सिंबल चेंज करके लिख देना है तो उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब -3b है तो इसका एडिटिव इन्वर्स +3b होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ये -3b का एडिटिव इन्वर्स +3b है? तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना, इसी तरह 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो देखो यहाँ -3b +3b किया तो आंसर 0 आ गया, तो इससे पता चला कि -3b का एडिटिव इन्वर्स +3b है। इसी तरह +3b का एडिटिव इन्वर्स -3b भी हो सकता है। ठीक है जी, तो सिंपल एग्जांपल से अगर आप लोगों को मैं समझाऊं तो हमारे पास एक अदद है जी 5। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा जी? -5। क्या होगा? -5। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है? तो इन दोनों को ऐड करो, 5 + -5 करो ना, तो आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है जी। प्लस माइनस माइनस होता है और 5 - 5 0। तो इससे पता चला कि 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है और इसी तरह -5 का एडिटिव इन्वर्स 5 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो एडिटिव इन्वर्स की यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जी एडिशन की। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 3 एदाद को प्लस या माइनस कर रहे हो ना, तो जो ब्रैकेट है पहले 2 एदाद के साथ लगा दो या आखिरी 2 एदाद के साथ लगा दो तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसकी मैं एक सिंपल जिसकी भी मिसाल आप लोगों को बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 + 3 - 2 = 2 + 3 - 2, यानी एक में हमने ब्रैकेट पहले दोनों अदद के ऊपर लगा दिए और दूसरे में ब्रैकेट हमने दूसरी दोनों अदद के ऊपर लगा दिए। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। 2 + 3 5, 5 - 2 3। इस तरह राइट हैंड साइड पर देखें ना तो 2 + 3 - 2 1 होता है जी, और 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। तो देखो दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया है। तो ये वो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ब्रैकेट
पहले दो अदद के साथ लगा दो या दो अदद के साथ लगा दो तो उसके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी है जी यहाँ पर जो यूज़ हो रही है वो है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी एक अदद मल्टीप्लाई हो रहा है और दो अदद इसमें से माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, और ये -3 -y से मल्टीप्लाई होगा तो +3y आएगा। तो इसको हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसकी एक सिंपल सी मिसाल और भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर 3 × 2 - 4 इज इक्वल टू 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, -3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। अब देखो दोनों का आंसर सेम आएगा। 3 × 2 - 4 करें तो -2 आ जाता है जी। 3 2 = 6, साथ माइनस है तो -6 आ जाएगा, और 6 - 12 करें तो ये भी -6 होता है। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो इसको हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन x < 0 और ये जितने भी आगे हैं, ठीक है जी। इनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो पहला क्वेश्चन है जी x < 0 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है जी। तो ये नंबर लाइन है हमारे पास ही, तो इधर 0 होता है जी, राइट साइड पर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो x < 0 से मुराद क्या है कि 0 से छोटे सारे अदाद, ठीक है जी। तो और देखो लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी इधर इस लेस देन के नीचे इधर एक लाइन लगी होती है ना, तो हम इसको कहते हैं कि लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर सिंपल लेस देन है। अब ये लेस देन इक्वल टू और सिंपल लेस देन में क्या फ़र्क है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर सिंपल लेस देन लिखा हुआ है ना तो इससे मुराद क्या है कि यहाँ पर 0 शामिल नहीं होगा, यानी 0 से छोटे सारे अदाद होंगे, ठीक है, इसमें शामिल हैं, लेकिन 0 शामिल नहीं है। तो 0 शामिल नहीं है तो उसकी जगह मैं इस तरह एक गोल दायरा डाल देता हूँ फिल किए बगैर, ठीक है। तो इस दायरे से मुराद ये है कि 0 शामिल नहीं है, बल्कि 0 से लेफ़्ट साइड पर जितने भी अदाद हैं वो सारे शामिल हैं, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता तो ये 0 भी इसमें शामिल हो जाता, तो मैं इस दायरे को फिल कर देता, ठीक है जी, इस दायरे को फिल कर देते, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि 0 इसमें शामिल है और इससे छोटे छोटे सारे अदाद शामिल हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी x < -3 लेस देन 3, ठीक है जी। यानी वो तमाम नंबर लिखने हैं जो -3 से बड़े हों और 3 से छोटे हों, यानी -3 और 3 के दरमियान वाले सारे अदाद लिखने हैं। अब देखो लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं आ रहा तो इससे पता चला कि ये -3 भी शामिल नहीं है और ये 3 भी शामिल नहीं है सोल्यूशन में जी। तो इधर 0 आ जाएगा सेंटर में, ये 1 2 और ये 3, इस तरह लेफ़्ट साइड पर -1 -2 और -3 आ जाएगा जी, ठीक है। तो अब देखें x < -3 से बड़े अदद, -3 से बड़े अदद से मुराद ये जो -3 लिखा हुआ है ना, इसके दाएं तरफ जितने भी अदद आएंगे वो सारे इससे बड़े होंगे। तो -3 के दाएं तरफ ये सारे अदाद आ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं जी -3 से बड़े अदाद हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम रियल लाइन के ऊपर जब नंबर ड्रा करते हैं तो जो नंबर लेफ़्ट साइड पर होता है वो छोटा होता है और जो नंबर राइट साइड पर होता है वो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो -3 और ये छोटा है और -2 उससे बड़ा है, -1 उससे बड़ा है, 0 उससे बड़ा है, इसी तरह आगे बड़े नंबर आते जाएंगे।
तो -3 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ और सर्कल को फिल नहीं करना। ठीक है जी। इसी तरह देखो x<3 लिखा हुआ है जी। x<3 से मुराद क्या है कि 3 से सारे छोटे अदद, तो ये सारे छोटे अदद आ जाएंगे 3 से, लेकिन 3 उसमें शामिल नहीं होगा, तो मैं इधर सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये -3 और 3 के बीच में से जितने नंबर हैं वो सब आ जाएंगे जी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। इसको नंबर लाइन के ऊपर अगर ज़ाहिर करना है ना, तो -8 से बड़े अदद, तो मैं पहले ये -8 ड्रा कर लूँ। ये 0 है जी, ये इधर 1 आएगा और ये 2, ये इस तरह आगे चलते जाएंगे ना। हमने तो नेगेटिव अदद देखने हैं, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 से मुराद क्या है कि -8 से सारे बड़े अदद, -8 से बड़े अदद से मुराद क्या है कि -8 से के राइट साइड पर जितने भी अदद आएंगे वो सब इससे बड़े होंगे। और इक्वल टू का भी साइन है, नीचे देखें ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इससे मुराद क्या है कि ये -8 भी इसमें शामिल है। एक तो ये सारे बड़े अदद आएंगे -8 से, और -8 भी इसमें शामिल है, तो इस सर्कल को हम फिल कर देते हैं। ठीक है जी, तो इससे पता चला कि -8 भी इसमें शामिल है और इससे बड़े सारे अदाद राइट साइड पर जितने भी मौजूद हैं वो सब इसमें शामिल हैं जी। x ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ये देखो ये 0 है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पर नेगेटिव अदाद होते हैं, उनकी तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है। x ग्रेटर देन 0 से मुराद क्या है, 0 से सारे बड़े अदद, तो ये सारे बड़े अदद आ जाएंगे 0 से। ठीक है, और 0 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर एक ओपन बाल आ जाएगा, फिल नहीं होगा। ठीक है जी, इस तरह x लेस देन -3 है जी। क्वेश्चन नंबर 5, x लेस देन -3, तो -3 से छोटे अदद आ जाएंगे। ये 0 है जी, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, -5 -6 अप टू सो ऑन। -3 से छोटे अदद ये सारे लेफ़्ट साइड पर -3 के सारे छोटे अदाद हैं। ठीक है जी, और इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर ओपन बाल आ जाएगा, फिल नहीं होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। तो ये -4 और 4 के बीच के वाले सारे अदाद आएंगे, तो इधर 0 आ जाएगा जी। 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4। अब देखो x ग्रेटर देन -4 से मुराद क्या है कि -4 से सारे बड़े अदद, तो ये -4 से इस तरफ सारे बड़े अदद आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपन बाल आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। और x लेस देन इज इक्वल टू 4, 4 और 4 से छोटे अदाद, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर 4 भी शामिल होगा। ये जो मैं बाल ड्रा करूँगा इसको फिल करना है आप लोगों ने। ठीक है, और इससे सारे छोटे अदाद आ जाएंगे। x लेस देन इज इक्वल टू 4 से मुराद क्या है कि 4 से सारे छोटे अदाद, और 4 भी इसमें शामिल है। लेकिन लेफ़्ट साइड पर देखें तो x ग्रेटर देन -4 है, तो -4 से छोटे अदद और उसमें -4 शामिल नहीं है। ये आप लोगों ने डिफरेंस ज़हन में रखना है जी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। ये नीचे जितनी भी स्टेटमेंट दी है इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो हम लोगों ने बतानी है। तो पहला पार्ट है जी इसका 9x इज इक्वल टू 9x।
तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जी, क्योंकि ये जो 9x है ना, ये 9x के इक्वल ही आ गए। जब ये दोनों आदत एक दूसरे के इक्वल आ जाएँ तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है जी। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जी, पहले क्वेश्चन के यूज़ हो रही है। क्वेश्चन तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर जो है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, यानी अगर एक अदर a b की इक्वल है और दूसरा अदर c वो भी b की इक्वल है, तो a जो होगा वो c के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी देखें तो x प्लस 2 y की इक्वल है और 2x माइनस 3 वो भी y की इक्वल है, तो x प्लस 2 2x माइनस 3 के इक्वल होगा। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी इक्वलिटी के लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों चीज़ें इक्वल है। 2x प्लस 3 y की इक्वल है तो y भी तो 2x प्लस 3 की इक्वल होगा। तो इनको हम y को लेफ़्ट साइड पर अगर लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वलिटी के। ठीक है जी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है जी। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ़ 3 लेस देन 4 देन माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि ये -1 से जब अगर इस इनक्वलिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनक्वलिटी का जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये 3 लेस देन 4 है तो माइनस से अब मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ तो -3 ग्रेटर देन -4 हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a b की इक्वल हो और b c की इक्वल हो तो a किसकी इक्वल होगा जी, c की इक्वल। तो यहाँ पर भी यही है कि 2y प्लस 2w p की इक्वल है और p 50 की इक्वल है। तो यहाँ पर 2y प्लस 2w 50 की इक्वल होगा। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है जी, यानी +4 इस +4 से कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे, यानी ये देखो 4 ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसके एडिटिव इन्वर्स इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो एडिटिव इन्वर्स ऐड करें जी, x प्लस 4 और 4 का एडिटिव इन्वर्स -4 होता है वो इसमें ऐड कर दें, y प्लस 4 और एडिटिव इन्वर्स -4 है वो इसमें ऐड कर दें। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा x और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा y। ठीक है जी। तो ये देखें y के x ग्रेटर देन y आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पर हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है कि 2 5 से लेस है और 5 9 से लेस है तो 2 9 से लेस होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है ना, अगर a लेस देन b हो और b लेस देन c हो तो a लेस देन c होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, यानी 18 और 16 पर 2 का टेबल जा रहा था और हमने क्या किया जी, माइनस को भी ख़त्म करने के लिए -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी। -18 डिवाइड बाई -2। अब देखें -2 से डिवाइड किया है तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी।
माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 8 होता है जी, 9 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, ग्रेटर दैन 8 आ जाएगा, 9 ग्रेटर दैन 8। तो यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। आज की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ख़त्म हो गई। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह दोबारा भी गाइड कर दूँगा।